हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के लिए ग्राम समाज बुक को जो कंपटीशन टाइम्स की, जिसमें कि 1194 प्रश्न दिए गए हैं। तो इस श्रृंखला में हम लोगों ने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड तो चैप्टर नंबर 9 है जो केंद्र राज्य सरकार की योजनाएँ हैं, यानी चैप्टर ये वाला हो गया आपका 9 नंबर। टोटल 11 चैप्टर हैं। पहला हो चुका है आपका, दूसरा, तीसरा कंप्लीट हो गया है। प्ले लिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, यदि कवर नहीं किए हैं तो आप जाकर कवर कर सकेंगे। आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर जो देखेंगे वो 4 देखेंगे, कवर करेंगे, दैट इज ग्रामीण विकास शोध प्रणालियाँ। चलिए, पहला प्रश्न है कि अनुसंधान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तथ्य या कारक सही नहीं है। पहला दिया है कि किसी घटना के संबंध में विश्वसनीय तथा लाभप्रद जानकारी प्राप्त करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पालन करना, व्यक्तिनिष्ठता पर बल देना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो सही तथ्य नहीं, गलत है ऑप्शन, यहाँ पर सी सही जवाब बनेगा। अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी भी घटना के संबंध में विश्वसनीय तथा लाभप्रद सूचना जानकारी प्राप्त करना है। इसे जटिल सामाजिक घटना या प्रक्रिया को समझने के लिए एक व्यवस्थित अन्वेषण के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। यह जानकारी प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पालन करता है तथा इसकी महत्वपूर्ण विशेषता वस्तुनिष्ठता यानी न कि व्यक्तिनिष्ठता पर बल देना है। तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है वस्तुनिष्ठता पर बल देना, न कि व्यक्तिनिष्ठता पर। नई जानकारी या लक्ष्य जानने के लिए किया गया कोई भी अध्ययन, चाहे अवलोकन से हो या किसी अन्य विधि से, निम्न में से किसी अनिवार्य रूप से शामिल करने पर भी यह अनुसंधान कहलाएगा। तो पूर्वाग्रहों हो गया, त्रुटियां हैं, सीमाएं हैं, लिमिटेशंस। यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नई जानकारी या लक्ष्य जानने के लिए किया गया कोई भी अध्ययन जिसे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, चाहे अवलोकन से हो या किसी अन्य विधि से, यह तभी अनुसंधान कहलाएगा जब इसकी पूर्वाग्रहों, त्रुटियों तथा सीमाओं को शामिल कर लिया जाए। जब हम विशेष वस्तुओं या घटनाओं को देखते हैं तो हम प्रायः अपनी पूर्व धारणाओं से अनभिज्ञ होते हैं। इन पर प्रश्न उठाए बिना ही हम वस्तुओं या घटनाओं के संबंध में अपने अवलोकन को पर्यवेक्षण की जाने वाली वस्तुओं या घटनाओं पर डाल देते हैं। इससे अवलोकन की प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में गलत कारणों से हम सही या गलत निर्णय पर पहुंच सकते हैं। ग्रामीण विकास में अनुसंधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया है कि ग्रामीण विकास में अनुसंधान, इससे आशय यह है कि अनुसंधान शोध विधियों के प्रयोग से है। शोध द्वारा उपलब्ध सूचना का प्रयोग ग्रामीण विकास पेशेवरों द्वारा निर्णय निर्माण से पूर्व किया जा सकता है। दोनों की दोनों जो बातें हैं बिल्कुल सही हैं। ग्रामीण विकास में अनुसंधान शोध से आशय अनुसंधान विधियों के प्रयोग से है, जिससे ज्ञान में वृद्धि होती है। इस ज्ञान का प्रयोग ग्रामीण विकास प्रक्रिया में सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए ग्रामीण विकास के पेशेवरों द्वारा किया जाना अपेक्षित होता है। यह ग्रामीण विकास तकनीकों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने में उपयोगी होता है। शोध द्वारा उपलब्ध सूचना का प्रयोग ग्रामीण विकास पेशेवरों द्वारा निर्णय लेने से पहले किया जा सकता है, जो उनके कार्यक्रमों, सेवाओं या एजेंसियों को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से ग्रामीण विकास में अनुसंधान शोध प्रणालियों का प्रयोग किनमें किया जा सकता है। पहला दिया है कि इसका जो प्रयोग है वह एक सामुदायिक कार्यकर्ता ग्रामीण समुदाय में व्यक्तियों, दंपतियों, परिवारों की वास्तविक या संभावित प्रभावशीलता के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। कार्यक्रम के उद्देश्यों को बदलने संबंधी निर्णय लेने से पहले एक सामुदायिक कार्यकर्ता समुदाय के दृष्टिकोणों को जानना चाहता है। एक सामुदायिक कल्याण केंद्र का निदेशक जानना चाहता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण में वृद्धि के लिए स्वयं सहायता समूह में आय सृजन योजना प्रभावी रहेगी या नहीं। तो सभी की सभी जो बातें हैं वो ग्रामीण विकास में अनुसंधान या शोध विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका
डी सही जवाब बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैज्ञानिक विधि का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वैज्ञानिक विधि का प्राथमिक उद्देश्य तथ्यों को इकट्ठा करना होता है, साथ ही अर्थपूर्ण होना तथा व्यवस्थित करने का तरीका विकसित करना। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब बनेगा। वैज्ञानिक अनुसंधान तथ्यों से प्रारंभ होकर फैक्ट से प्रारंभ होकर सिद्धांतों के निर्माण की ओर बढ़ता है। वैज्ञानिक विधि का प्राथमिक उद्देश्य तथ्यों को इकट्ठा करने तथा उनके उद्देश्यों की दृष्टि से अर्थपूर्ण होने के साथ ही उन्हें व्यवस्थित करने का एक तरीका विकसित करना है। अनुभवजन्य अन्वेषणों के आधार पर वैज्ञानिक अनेक तथ्य इकट्ठा करते हैं तथा इन्हें एकीकृत, व्यवस्थित तथा वर्गीकृत करने की आवश्यकता होती है ताकि अलग निष्कर्षों को अर्थपूर्ण बनाया जा सके। नेक्स्ट है कि जो फैक्ट है, तथ्य है तथा सिद्धांत के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा सही है। पहला कथन दिया है कि सिद्धांत किसी तथ्य पर आधारित नहीं होता है, बताया जा रहा है। ठीक है, ये बात अपने आप में गलत होगी। और ना ही तथ्य सिद्धांत पर, एक दूसरे पर आधारित होते हैं, तो यहाँ पर हो गया गलत। तथ्य जो है अपना महत्व सिद्धांत से नहीं प्राप्त करते हैं, तो तथ्य जो होते हैं, तो दोनों के दोनों जो बातें हैं बिल्कुल यहाँ पर गलत हैं। यानी यहाँ पर आप लगाओगे ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। शोध के दौरान अनुसंधानकर्ता के समक्ष निम्नलिखित में से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं? व्यक्तिगत सामान्यीकरण, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब बन जाएगा। समाज विज्ञान मुख्यतः मानवीय व्यवहार से संबंधित है, जो स्वभाव से जटिल तथा गतिशील है। इससे अनुसंधानकर्ता के सामने व्यक्तिगत पूर्वाग्रह तथा व्यक्तिगत सामान्यीकरण जैसी अनेक समस्याएं पैदा होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत का उद्देश्य है? सिद्धांत, तो सिद्धांत का उद्देश्य यह है कि यह एक क्षेत्र विशेष में उपलब्ध ज्ञान को सारांश में तथा क्रमबद्ध करता है। यह देखी गई घटनाओं तथा संबंधों के लिए अंतिम स्पष्टीकरण उपलब्ध कराता है। यह घटना के घटित होने का अनुमान लगाता है। सभी की सभी जो बातें हैं बिल्कुल सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 है और यहाँ पर सूची मिलान करना है सूची 2 से। पहला ये दिया हुआ है कि किसी स्थिति विशेष या एक समूह या व्यक्ति की विशेषताओं का जो सही प्रस्तुतिकरण करने के लिए है, वह ना तो मूल्यांकन अनुसंधान होगा, न निदानात्मक अनुसंधान होगा। वह एक तरह का क्या होगा? किसी स्थिति विशेष या एक समूह या व्यक्ति की विशेषताओं का सही प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ पर आपका एक जो होगा वह हो जाएगा 3, विवरणात्मक अनुसंधान। किसी घटना के संबंध में परिचय प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाई गई सुस्पष्ट अनुसंधान समस्या का जो अध्ययन है वह क्या कहलाता है? तो न मूल्यांकन अनुसंधान होगा, न निदानात्मक। इसके बाद दिया है किसी घटना की आवृत्ति क्या है, यह किस अन्य घटना या विशेष से संबंधित है, तो इसका जो अध्ययन है वो क्या कहलाएगा? इसका जो अध्ययन है दोस्तों वह कहलाएगा अन्य घटना के विशेष संबंधित है। तो ठीक है, तो घटना की आवृत्ति क्या है, यह किस अन्य घटना या विशेष से संबंधित है, तो यानी निदानात्मक अनुसंधान होगा। बढ़ते हैं अगले पेज पर जो दिया है आपका कार्यक्रम है। ठीक है, तो कार्यक्रम सेवाओं का मूल्यांकन या मॉनिटरिंग करना क्या कहलाएगा? तो यहाँ पर जो पहला दिया हुआ है आपका, चलिए पेज थोड़ा इधर उधर हो रहा है। ठीक है, तो मूल्यांकन अनुसंधान कहलाएगा। ठीक है, मूल्यांकन अनुसंधान। जबकि किसी घटना के संबंध में परिचय प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाई गई अनुसंधान समस्या का अध्ययन किसी घटना के संबंध में, तो आप उसके लिए कहोगे अन्वेषणात्मक अनुसंधान। ठीक है,
तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब बन जाएगा। 3 4 2 1, बी का 4 है तो जो बी आपका है यहाँ पर आपको मिलाना होगा। थोड़ा पेज इधर उधर है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान है जो शोध की विशेषता है? शोध की विशेषता तो विषय निष्ठता है, प्रामाणिकता होनी चाहिए, सुस्पष्टता। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब बनेगा। विषय निष्ठता, सुस्पष्टता, संरचना एवं प्रामाणिकता किसी भी अनुसंधान की विशेषताएं होती हैं। आदर्श रूप में कोई भी अनुसंधान या शोध अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से हटकर होती है। अनुसंधानकर्ता का प्रयास होता है कि निजी निर्णयों से बचा जाए तथा ठोस निष्कर्ष की ओर स्वतः ले जाने वाले आंकड़ों तथा तर्कों को अपनाया जाए। सांख्यिकी विधियों तथा तकनीकों के प्रयोग द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान में सुस्पष्टता प्राप्त की जाती है। वैज्ञानिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता को अन्वेषण के लिए एक विशेष संरचना करनी पड़ती है। किसी भी वैज्ञानिक खोज में सामान्यतः निम्न चरण अपनाने होते हैं, जैसे कि समस्या की परिभाषा, परिकल्पनाओं का विवरण, आंकड़ों का संग्रहण तथा विश्लेषण, परिकल्पनाओं का परीक्षण या पुष्टि या निरस्तीकरण और परिणामों की रिपोर्ट बनाना। प्रामाणिकता तो प्रामाणिकता हो गया, प्रत्येक अनुसंधान की महत्वपूर्ण विशेषता है प्रामाणिकता। ठीक है, तो प्रामाणिकता क्या है आपका? तो प्रामाणिकता प्रत्येक अनुसंधान की महत्वपूर्ण विशेषता होती है। व्यावसायिक समुदाय के प्रस्तुत अनुसंधान विधियों तथा निष्कर्षों को अन्य शोधकर्ताओं द्वारा इनकी पुष्टि करने या निरस्त करने के लिए क्या है? विश्लेषण किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो अनुसंधान बेसिकली दो तरह के होंगे, व्यवहारिक और मौलिक। तो यहाँ पर उन्हीं के बारे में बताया गया है कि जो व्यवहारिक अनुसंधान इसमें क्या है कि समस्या के तत्काल विशिष्ट तथा व्यवहारिक समाधान की ओर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो बात बिल्कुल सही है। अगला है कि मौलिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य व्यवहारिक अनुप्रयोग की इच्छा के साथ, तो इच्छा के साथ नहीं, इच्छा के बिना ज्ञान की सीमाओं को विस्तृत करना होता है। तो यहाँ पर बिना इच्छा के साथ, तो ऑप्शन यहाँ पर दूसरा आपका गलत हो गया। पूछा जा रहा है कौन सा सही है, तो केवल और केवल ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा। और अगला प्रश्न है कि ग्रामीण विकास में अनुसंधान का क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो समुदाय के रूप में गांव, किसान आंदोलन, सहकारिता आंदोलन, तो सभी की सभी जो बातें हैं बिल्कुल सत्य हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर है 13। ग्रामीण विकास में अनुसंधान शोध के क्षेत्र में निम्नलिखित के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सत्य होगा। पहला दिया है कि इसके द्वारा ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभाव को जानने का प्रयास किया जाता है। सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा जरूरतों तथा संसाधनों की पहचान, कार्यक्रमों तथा सेवाओं का मूल्यांकन जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान किए जाते हैं। दोनों की दोनों जो बातें हैं बिल्कुल सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर है 14। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विकास में अनुसंधान शोध के विषय हैं? पहला दिया है कि ग्रामीण समुदाय की विकास आवश्यकताओं का पता लगाना तथा इनका मूल्यांकन करना, प्रभावित कार्यक्रमों तथा सेवाओं की विधियों तथा तकनीकों के प्रभाव का मूल्यांकन, ग्रामीण विकास की विधियों का अध्ययन या उपयुक्त सभी। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब बनेगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है जो ग्रामीण विकास है इसमें अनुसंधान या शोध पद्धतियों के अंतर्गत जो अनुसंधान प्रक्रिया है, अनुसंधान प्रक्रिया इसके संदर्भ में बताना है कौन सा सही नहीं है। पहला दिया हुआ है कि इसकी जो प्रकृति है वह चक्रीय होती है अनुसंधान प्रक्रिया की। इसका पहला जो चरण है वह परिकल्पना की रचना करता है। तो परिकल्पना की रचना पहले ही चरण में इसका महत्वपूर्ण चरण नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो पहला चरण होगा वो शोध समस्या की रचना करना होता है, ना कि परिकल्पना की। तो दूसरा हो जाए आपका यहाँ पर गलत ही पूछा था। इसे 6 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब बन जाएगा। अनुसंधान प्रक्रिया अनुसंधान परियोजना का एक नमूना है। अनुसंधान प्रक्रिया की प्रकृति चक्रीय होती है। इसका पहला जो चरण है वो शोध समस्या की रचना करना होता है।
सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। इसे 6 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया जाता है। अनुसंधान प्रक्रिया की एक अन्य विशेषता होती है स्वतः सुधार। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, सही आंसर आपको बताना है। अनुसंधान प्रक्रिया के चरण बताए गए हैं और अवस्था चरण क्रमांक क्या होगा। अगर चरण 1 की यदि आप बात करोगे तो चरण 1 यानी सामान्यीकरण होगा। चरण 3 को यहाँ पर आंकड़ों का विश्लेषण और व्याख्या करना बताया जा रहा है। अनुसंधान डिजाइन को बनाना चरण 5 बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट सही मिलान करके बताना है क्या होगा। तो अनुसंधान प्रक्रिया का जो पहला चरण होना चाहिए वह समस्या का चयन करना एवं प्रतिपादन। तीसरे चरण में अगर देखोगे तो अनुसंधान डिज़ाइन को बनाना होता है। चरण 4 स्किप किया। फिर चरण 5 में देखोगे तो आंकड़ों का विश्लेषण और उनका व्याख्या करना। तो ये हो गया चरण 5। इसके बाद चरण 6 जो है वो आपका हो जाएगा सामान्यीकरण। तो यहाँ पर आप मिलाओगे तो एक आपका हो जाएगा 4, एक का 4 सब में दिया हुआ है। अनुसंधान डिज़ाइन को बनाना यानी चरण 3 होगा। तो यहाँ पर आपका सी सही जवाब बन जाएगा। यहाँ पर अनुसंधान के चरण दे रखे। तो अनुसंधान का जो प्रोसीजर है, पहला जो चरण होना चाहिए समस्या का चयन एवं प्रतिपादन करना है, जो कि आप पढ़ के आ रहे हो। पहला जो चरण है वो महत्वपूर्ण है। दूसरा जो चरण होना चाहिए वो परिकल्पना की रचना करना। तीसरा अनुसंधान डिज़ाइन का बनाना है। चतुर्थ आंकड़ों का विवरण इकट्ठा करना है। पंचम आंकड़ों का विश्लेषण और व्याख्या करना। और छठा जो चरण है वो सामान्यीकरण है। अनुसंधान जो प्रोसीजर प्रक्रिया है इसकी स्थिति के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया है कि पहली जो स्थिति हो सकती है कि आंकड़े परिकल्पना की बिल्कुल अनुरूप नहीं है या आंशिक समर्थन करते हैं। दूसरी स्थिति में चाहे शोध सफल हो तो भी सलाह दी जाती है कि अध्ययन को क्या है दोहराया जाए। दोनों की दोनों जो बातें हैं बिल्कुल सत्य हैं। ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा। अनुसंधान या शोध प्रक्रिया की प्रकृति क्या है चक्रीय होती है। वास्तव में अनुसंधान प्रक्रिया छठी अवस्था पर समाप्त नहीं होती। इसकी 2 स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति तो हो सकती है कि आंकड़े परिकल्पना की क्या है बिल्कुल अनुरूप नहीं है या आंशिक अनुसमर्थन जो है करते हैं। ऐसी स्थिति में अनुसंधानकर्ता को पहली अवस्था में क्या है लौटना पड़ता है तथा उसी समस्या और परिकल्पना की पुनः रचना करनी पड़ सकती है। दूसरी स्थिति में चाहे अनुसंधान सफल हो तथा चरण 6 की निष्कर्ष चरण 2 की परिकल्पना के क्या है अनुरूप हो तो भी सलाह दी जाती है कि अध्ययन को दोहराया जाए। और अच्छा तो ये है कि भिन्न प्रकार के नमूने को दोहराया जाए ताकि निष्कर्ष की क्या है पुनः पुष्टि की जा सके। अगला प्रश्न है कि जो अनुसंधान या शोध प्रक्रिया है इसमें स्वतः सुधार की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ती है। स्वतः सुधार की, तो जब भी कोई आंकड़े परिकल्पना का बिल्कुल समर्थन नहीं करे, इसके साथ ही जब आंकड़े परिकल्पना का क्या है आंशिक समर्थन करें। तो यदि बिल्कुल भी समर्थन न करे या आंशिक समर्थन करे तो दोनों स्थितियों में जो है आपको स्वतः सुधार की आवश्यकता हो सकती है। अगला प्रश्न है कि अनुसंधान शोध समस्या की रचना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला दिया है कि इसमें समस्या को पूरी तरह समझना होता है तथा विश्लेषण के दृष्टिकोण से सार्थक संदर्भों में इसकी व्याख्या करना अनिवार्य रूप से शामिल है। दूसरा दिया है कि अनुसंधानकर्ता द्वारा चयन की गई समस्या से पूरी तरह परिचित होने के लिए उपलब्ध साहित्य की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर लिखे हैं नहीं होती है, जो कि अपने आप में गलत हो जाएगा क्योंकि साहित्य की आवश्यकता होती ही है। समस्या को समझने का सर्वोत्तम जो तरीका है अपने सहकर्मियों या विशेषज्ञों से यह है चर्चा करना है। अच्छा, विशेषज्ञों से चर्चा करना, ठीक है। तो ये भी बात बिल्कुल क्या है सत्य है। और जांच की जाने वाली समस्या की व्याख्या बिल्कुल अस्पष्ट होती है। तो इस प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन आपका यहाँ पर बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अनुसंधान शोध समस्या की रचना करने के साथ ही अनुसंधान प्रक्रिया की पहली अवस्था आरंभ होती है। अनुसंधान समस्या की रचना में 2 मुद्दे अनिवार्य रूप से शामिल हैं।
पहला होता है समस्या को पूरी तरह से समझना और दूसरा है विश्लेषण की दृष्टिकोण से सार्थक संदर्भों में इसकी व्याख्या करना। अनुसंधानकर्ता द्वारा चयन की गई समस्या से पूरी तरह परिचित होने के लिए उपलब्ध साहित्य की जांच की भी करना चाहिए। वह संकल्पनाओं और सिद्धांतों से संबंधित संकलात्मक साहित्य और पहले किए गए क्षेत्रीय अध्ययनों के अनुभाविक साहित्य की समीक्षा कर सकता है। समस्या को समझने का सर्वोत्तम जो तरीका है वो अपने सहकर्मी या विषय विशेषज्ञों से चर्चा करना होता है। अनुसंधान शोध समस्या को परिभाषित करने का यह कार्य समग्र अनुसंधान प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम होता है। जांच की जाने वाली समस्या की व्याख्या बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। यदि कुछ प्रासंगिक संदर्भ है तो उन्हें भी समस्या के प्रतिपादन के समय स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है बार बार वही सब चीज़ें। अनुसंधान शोध समस्या की जो रचना है इसके अंतर्गत कौन सा कथन सत्य होगा? अनुसंधान शोध समस्या की रचना, तो इसके अंतर्गत जो बताया जा रहा है कि उत्तर दिए जाने वाले सभी प्रश्नों तथा उप प्रश्नों को निर्दिष्ट किया जाता है। समस्या की विवरण में स्पष्ट होना चाहिए कि क्या निर्धारित या हल किया जाना है। अनुसंधानकर्ता के रूप में प्रस्तावित समस्या का अपनी क्षमता और व्यवहारिक अनुभव आंकड़े उपलब्ध होने में संभावित कठिनाइयों, वित्तीय तथा क्षेत्रीय बाधाओं तथा समय सीमा के संदर्भ में मूल्यांकन करना चाहिए। सभी की सभी जो बातें हैं बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना की विशेषता नहीं है? परिकल्पना पहला दिया है कि भावी या अतीत के अज्ञात आंकड़ों का पूर्वानुमान की संभावना वाली न हो। पहला हो गया गलत। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 22। परिकल्पना के रूपों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? पहला दिया है कि प्रश्नावली वाली परिकल्पना में अपेक्षित निष्कर्ष का वर्णन करने के स्थान पर प्रश्न पूछा जाता है कि क्या परिणाम होगा। तो बात पहले बिल्कुल आपकी सत्य हो जाती है। दूसरा बता रहे घोषणात्मक जो परिकल्पना गैर दिशात्मक परिकल्पना होती है जो कोई अंतर या संबंध का प्रस्ताव ही नहीं करती, बता रहे हैं गलत हो गया। जब अनुसंधानकर्ता अध्ययन की निष्कर्ष के बारे में सकारात्मक विवरण देता है तब हम शून्य परिकल्पना प्राप्त करते हैं, यह भी गलत हो गया। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब होगा। किसी अनुसंधान समस्या विशेष से संबंधित कोई निष्कर्ष निकालने के लिए प्रायः परिकल्पना को परीक्षण के रूप में वर्णित किया जाता है ताकि उसकी उपयुक्त जांच या परीक्षण किया जा सके। इसे घोषणात्मक रूप, शून्य रूप या प्रश्न रूप भी कहा जाता है। और जब अनुसंधानकर्ता अध्ययन के निष्कर्ष के बारे में सकारात्मक विवरण देता है तब हम घोषणात्मक परिकल्पना प्राप्त करते हैं। इसमें अनुसंधानकर्ता भावी निष्कर्षों की घोषणा करने का प्रयास करता है। शून्य परिकल्पना गैर दिशात्मक परिकल्पना होती है जो अंतर या संबंधों का प्रस्ताव नहीं करती है। तो यहाँ ऑप्शन में आपने देखा जो लिखा है बिल्कुल दोनों क्या है, एक दूसरे को उल्टे लिखे हैं, इसलिए दोनों गलत हैं। क्योंकि जो घोषणात्मक परिकल्पना है ये अनुसंधान अध्ययन निष्कर्ष के बारे में क्या है, सकारात्मक विवरण देता है, जबकि शून्य परिकल्पना जो है जब कोई अंतर संबंध का प्रस्ताव ही नहीं करती है, तो इसलिए दोनों गलत रहे। शून्य जो परिकल्पना है इसको सांख्यिकीय रूप में जांचा जा सकता है तथा इस सांख्यिकीय परिकल्पना या परीक्षणीय परिकल्पना भी कहा जाता है। प्रश्नावली वाली परिकल्पना में अपेक्षित निष्कर्ष का वर्णन करने के स्थान पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि क्या परिणाम होगा। चलिए निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सा सही होगा। परिकल्पना के रूप हैं और गर्भवती महिला के स्वास्थ्य पर दृश्य कार्यक्रमों के प्रभावों के रूप में आपको तुलना करनी। पहले दिया है जो घोषणात्मक रूप होगा परिकल्पना का वो दृश्य कार्यक्रमों का पालन करने वाला तथा इस सुविधाओं से वंचित गर्भवती महिलाओं के दोनों समूहों के स्वास्थ्य में कोई अंतर नहीं होगा। पहला हो गया गलत। शून्य रूप दृश्य कार्यक्रमों के माध्यम से जारी सूचनाओं के द्वारा उन गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार होगा जिसके पास इसका प्रावधान होगा। प्रश्नावली रूप क्या होगा, तो क्या दृश्य कार्यक्रमों के माध्यम से जारी सूचनाओं से गर्भवती महिलाओं की जो स्वास्थ्य स्थिति पर कोई प्रभाव होगा। तड़ित प्रश्नावली रूप, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा। गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर दृश्य कार्यक्रमों के प्रभाव में तीनों रूपों की जांच तुलना के रूप में सही इस प्रकार होंगे। घोषणात्मक जो रूप होना था दृश्य कार्यक्रमों के माध्यम से जारी सूचनाओं के द्वारा उन गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार होगा जिनके पास क्या है, इसका प्रावधान है।
शून्य रूप क्या है कि दृश्य कार्यक्रमों के निर्देशों का पालन करने वाले तथा इस सुविधाओं से वंचित गर्भवती महिलाओं के दोनों समूहों के स्वास्थ्य में कोई अंतर नहीं है, दैट इज शून्य रूप है। प्रश्नावली रूप है कि आज दृश्य कार्यक्रमों के माध्यम से जारी सूचनाओं से गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति पर कोई प्रभाव होगा। चलते हैं आगे। घटना चक्र शोध प्रणाली कवर किया होगा तो आसानी से आ रहा होगा समझ में। अगला है आपका कथन दे रखे हैं और कारण दे रखे हैं। कथन क्या है कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में जो अनुसंधान करता है इनका अपना व्यावसायिक अनुभव ही अनुसंधान समस्या की पहचान करने का अपेक्षाकृत अच्छा स्रोत होता है। कारण बताया जा रहा है कि ये जो बातें हैं या किए जाने वाले अनुसंधान की संबंधित तथा व्यवहारिक के बारे में उसे सभी आवश्यक सूचनाएं प्रदान करते हैं। इसलिए ग्रामीण विकास क्षेत्र में अनुसंधानकर्ता का अपना व्यावसायिक अनुभव ही अनुसंधान समस्या की पहचान करने का अपेक्षाकृत अच्छा स्रोत होता है। तो कथन सही है और कथन का स्पष्टीकरण जो कारण बताया जा रहा है, ऑप्शन यहाँ पर ही सही जवाब बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 25 नंबर। अनुसंधान प्रतिमान या डिज़ाइन के बारे में बताना है, कौन सा सही होगा। तो अनुसंधान प्रतिमान तैयार करने का अर्थ होता है कि अनुसंधानकर्ता को उस संकलनात्मक ढांचे का वर्णन करना होगा जिसमें अनुसंधान किया जाएगा। तो डिज़ाइन की बात हो रही है। किसी विशेष अनुसंधान समस्या के लिए उपयुक्त अनुसंधान प्रतिमान का चयन प्रायः उसके उद्देश्यों, परिकल्पना, नमूने एकत्रित किए जाने वाले आंकड़ों के प्रकार, अनुसंधान के लिए उपलब्ध समय तथा इस कार्य के लिए उपलब्ध धन पर निर्भर करता है। बात दोनों सही है, ऑप्शन सी सही जवाब बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 26 नंबर। चरों। तो चरों के संदर्भ में आपको बताना है स्वतंत्र और स्वस्थ, ठीक है, जो 3 चरण है, यानी जो 3 चरों हैं इनके संदर्भ में आपको बताना है कौन सा सही है। तो स्वतंत्र, आश्रित तथा मध्यचर प्रत्यक्ष रूप से अनुसंधान आंकड़ों से संबंधित होते हैं। चरों के चयन में महत्वपूर्ण बिंदु है स्वतंत्र चरों की रचना करना। तो दोनों की दोनों जो बातें हैं बिल्कुल सत्य हैं, ऑप्शन सी सही जवाब बन जाएगा। अनुसंधान परियोजना में चरों का चयन करना एक महत्वपूर्ण चरण होता है। चरों के 3 सेट हो सकते हैं, स्वतंत्र, आश्रित तथा मध्यस्थ। स्वतंत्र, आश्रित तथा मध्यचर प्रत्यक्ष रूप से अनुसंधान आंकड़ों से संबंधित हैं। चरों के चयन में महत्वपूर्ण बिंदु स्वतंत्र चरों की रचना करना, यह प्रायोगिक अनुसंधान में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहाँ मापदंड चरों पर अन्य चरों के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। अतः प्रभावित अनुसंधान परियोजना में महत्वपूर्ण विचार यह है कि उपयुक्त तीनों श्रेणियों में चरों को कितनी सावधानी से पहचाना और वर्गीकृत किया जाता है। तो सैंपल नमूने का जो चयन करने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही होगा। तो जो सैंपल है इसका नमूने का जो आकार है, नमूना चयन करने की तकनीकी तथा नमूने का प्रकार नमूना चयन में महत्वपूर्ण विषय होता है। बात बिल्कुल सही है। नमूने का जो आकार है, सैंपल का जो आकार है, अनुसंधान परियोजना के उद्देश्यों की प्रकृति और स्वरूप पर निर्भर करता है। यह भी सही है, कितना सैंपल ले। जब संभावना के नियमों का पालन नहीं किया जाता है तथा केवल अपने अध्ययन की आवश्यकताओं को पूरा करते दिखाई देने वाले विषयों के नमूनों का चयन करना हो तो यह नमूना गैर संभावित नमूना कहलाता है। बात तो तीनों सही है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। रिव्यू अवलोकन हो गया, साक्षात्कार, प्रश्नावली, आंकड़े एकत्रित करने की जो मुख्य 3 पद्धतियाँ होती हैं, कौन कौन सी अवलोकन है, साक्षात्कार और प्रश्नावली, आंकड़े। अधिकतर शोधकर्ता आंकड़ों के कई स्रोतों का उपयोग करते हैं, तो कई नहीं, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी जो है वो गलत है। सही पूछा है तो ऑप्शन यहाँ पर आपका केवल और केवल ए सही जवाब हो जाएगा। आंकड़े एकत्रित करने की मुख्य 3 पद्धतियाँ अवलोकन, साक्षात्कार एवं प्रश्नावली। इन 3 पद्धतियों के अंतर्गत अनेक अनुसंधान होते हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, साक्षात्कार परीक्षण आदि। अधिकतर अनुसंधानकर्ता आंकड़ों के एक ही स्रोत का उपयोग करने का प्रस्ताव करते हैं, परंतु आंकड़े एकत्रित करने के लिए अपने दायरे को व्यापक बनाने के लिए आप कई स्रोतों का प्रस्ताव कर सकते हैं। तो अधिकतर जो है वो एक ही स्रोत का उपयोग करते हैं।
अगला प्रश्न वही है कि अनुसंधान रिपोर्ट प्रारूप के कितने भाग होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा, 3 भाग होंगे। प्रत्येक अनुसंधान परिणाम रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अनुसंधान रिपोर्ट तैयार करते समय कई लेखन परंपराओं का पालन करना पड़ता है। इन परंपराओं को सामान्यतः अनुसंधान रिपोर्ट प्रारूप के रूप में जाना जाता है। यह परंपराएं अनुसंधान रिपोर्ट प्रारूप अनुसंधानकर्ता को अपने निष्कर्ष तर्क संगत और क्रमिक संरचना में प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करते हैं। व्यापक अर्थ में अनुसंधान रिपोर्ट प्रारूप के 3 भाग आरंभिक, मूल पाठ सामग्री तथा संदर्भ सामग्री होते हैं। इनमें से किसी भी भाग की लंबाई अध्ययन की सीमा पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है कि ग्राम विकास में शोध प्रणाली के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। ग्राम विकास में शोध प्रणाली, तो ग्राम विकास में सामाजिक अनुसंधान सामाजिक विषयों से संबद्ध मामलों में सूचना एकत्रित करने के लिए अनुभवजन्य पद्धतियों पर निर्भर है। बात तो सही है। विवेचनात्मक अनुसंधान में शोधकर्ता को उन विचारों का त्याग करना पड़ता है जो सच्चाई के निकट ना हो। बात तो दोनों सही, ऑप्शन सी सही जवाब बन जाएगा। तो ग्राम विकास में सामाजिक अनुसंधान सामाजिक विषयों से संबंध मामलों में सूचना एकत्रित करने के लिए अनुभवजन्य पद्धतियों पर निर्भर है। निष्कर्षों के बारे में व्याख्या करते समय अधिकांश वैज्ञानिक सामान्यतः अनुकूल कल्पना या पूर्वानुमान का प्रयोग करते हैं। घटनावादी इन कल्पनाओं को चुनौती देते हैं तथा अपना ध्यान अनौपचारिक विश्लेषणों से संबंधित प्रायोगिक सच्चाइयों तथा उसकी विवरण पर केंद्रित करते हैं। विवेचनात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता को उन विचारों को त्याग करना पड़ता है जो सच्चाई के निकट न हों। अगला प्रश्न है कि जिस प्रपत्र के द्वारा एक शोधकर्ता अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है उसे क्या कहा जाता है। उसे कहा जाता है शोध प्रतिवेदन, ऑप्शन ए। जिस प्रपत्र के द्वारा एक शोधकर्ता अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है उसे शोध प्रतिवेदन कहा जाता है। इसके आधार पर शोधार्थी को कोई डिग्री या व्यावसायिक सर्टिफिकेट प्रदान की जाती है या विश्वविद्यालय से शोध उपाधि प्राप्त करने के लिए लिखा जाता है। इसे एक ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मनुष्य की यांत्रिक जिज्ञासा सदा से ही अनुसंधान का कारण बनती रही है। अनुसंधान खोज अन्वेषण एवं शोध पर्यायवाची है। शोध में उपलब्ध विषय के तथ्यों में विद्यमान सत्य को नवरूपायित कर पुनरुपलब्ध किया जाता है। शोध में शोधार्थी के सामने तथ्य मौजूद होते हैं, उसे उसमें अपनी सूझ व ज्ञान द्वारा नवीन सिद्धियों को उद्घाटित करना होता है। अगला प्रश्न है कि विज्ञान का संबंध वैज्ञानिक पद्धति से है न कि किसी विशेष अध्ययन विषय से। विज्ञान का जो संबंध है वो वैज्ञानिक पद्धति से है न कि किसी विशेष अध्ययन विषय से। यह कथन किसका रहा है। तो ये रहे हैं स्टुअर्ट चेज, ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा। स्टुअर्ट चेज के अनुसार विज्ञान का संबंध वैज्ञानिक पद्धति से है न कि अध्ययन विषय से। गुडे एवं हार्ट के अनुसार मनुष्य का व्यवहार एक समय से दूसरे समय तक इतना परिवर्तित होता रहता है कि इसके बारे में किसी भी प्रकार की वैज्ञानिक एवं सही भविष्यवाणी संभव नहीं है। विज्ञान का अर्थ, विज्ञान अपने आप में कोई विषय सामग्री न होकर वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किया गया व्यवस्थित ज्ञान है। वैज्ञानिक पद्धति द्वारा प्राप्त ज्ञान पर कोई संदेह नहीं रह जाता। वैज्ञानिक पद्धति भावनात्मक या तार्किक चिंतन पर आधारित न होकर अनुभव, परीक्षण, प्रयोग की एक व्यवस्थित कार्यप्रणाली पर आधारित होती है। ग्रामीण समाज के लोगों को किन आपदा का समस्या के रूप में सामना करना पड़ता है। तो बाढ़ हो, सूखा है, पाला है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब बनेगा। ग्रामीण समाज के लोगों को बाढ़, सूखा, पाला तीनों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देश के 35 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में से 22 में बाढ़ आती है। ठीक है, तो 35 राज्य 28 प्लस 8 यूनियन टेरिटरी 36, ठीक है 36।
इस कारण 40 मिलियन हेक्टेयर इलाके अर्थात देश के भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 8वें भाग में बाढ़ का खतरा बना रहता है। भारत की 70% से अधिक जनसंख्या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही आधारित है। कृषि सूखे का मानव जीवन व अन्य जीवों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। देश के लगभग 68% भूभाग में कहीं पर तो कहीं अधिक मात्रा में सूखे का असर रहता है। इस क्षेत्र के 35% भाग में 750 मिलीमीटर से 1125 मिलीमीटर तक ही वर्षा होती है, अतः इसे अस्थायी सूखाग्रस्त क्षेत्र माना जाता है। ग्रामीण समाज में कृषि की अतिरिक्त किया जाने वाला जो कार्य है इनमें से कौन सा होगा? तो कृषि की अतिरिक्त जो होता है आप जानते हो पशुपालन, जो कि एग्रीकल्चर की तहत ही आता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, नगर नगरीकरण की प्रारंभिक अवस्था दर्शाते हैं। नगर नगरीकरण की प्रारंभिक जो अवस्था दर्शाते हैं वो है विजातीय रूपांतरण। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नगरीय समुदाय की विशेषताएं कौन सी हैं? बड़ा आकार बताया जा रहा है, स्वयंसेवी संस्थाओं का अधिकता बताया जा रहा है, संपत्ति का संकेंद्रीकरण है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा। द्वितीयक तथा तृतीयक व्यवसायों की अधिकता होती है नगरीय समुदाय में। तो जो अर्बन कम्युनिटी है, नगरीय समुदाय में द्वितीय तथा तृतीय व्यवसायों की अधिकता मिलती है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या का अधिक घनत्व, सामाजिक विभिन्नता, विश्वास व धारणाओं में अंतर आदि नगरीय समुदाय की विशेषताएं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 37। घटना क्रिया विज्ञान की दार्शनिक आधार का विकास किसके द्वारा किया गया? घटना क्रिया विज्ञान की दार्शनिक आधार का विकास किसके द्वारा? एडमंड हसर्ल। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि सामाजिक स्थितियां मौखिक व्यवहार तथा एक बड़ा व्यक्ति क्या कर सकता है इसके ठोस निर्धारक कारक हैं? किसने कहा? लेबोव ने। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। लेबोव का कथन है कि सामाजिक स्थितियां मौखिक व्यवहार तथा एक बड़ा व्यक्ति क्या कर सकता है इसकी ठोस निर्धारक कारक हैं। यह यथार्थवादी दृष्टिकोण को नकारता है, जो ये मानता है कि भौतिक विज्ञानों में प्रयोग होने वाली पद्धतियों के आधार पर मानवीय व्यवहार को वस्तुगत दृष्टि से मापा तथा निरपेक्ष बताया जा सकता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि व्यक्तित्व एक मनोवैज्ञानिक परिघटना है जो न जैविक है और न सामाजिक है, अपितु दोनों के योग की उत्पत्ति है? यहाँ पर सही जवाब होगा, ये कहने वाले जो रहे हैं डेविड। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन पारिवारिक विघटन का परिणाम नहीं कहा जा सकता? बच्चों के पालन पोषण की समस्या, स्त्रियों की समस्या परिवार विघटन का परिणाम, व्यक्तित्व विघटन है। तो सभी की सभी जो बातें हैं यहाँ पर तीनों सत्य हैं। जो नहीं कहा जा सकता वो है युद्ध। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। भारत में निम्न में कहाँ आज भी संयुक्त परिवारों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? तो ग्रामीण समुदाय होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ही सही जवाब बनेगा। सामाजिक संरचना शब्द से किसका बोध होता है? तो बाह्य स्वरूप और आंतरिक स्वरूप दोनों का। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा। सोशल चेंज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल चेंज नामक पुस्तक के लेखक हैं ऑगबर्न। ऑप्शन डी। हिंदू दर्शन के अनुसार संयुक्त परिवार की संरचना में सर्वाधिक निम्न स्थिति किसकी मानी जाती है? ऑप्शन डी, विधवा स्त्री की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त परिवार की विशेषता ही नहीं है? तो सामान्य निवास का होना, सामान्य रसोई घर होती है, व्यक्तिवादिता की भावना, तो पर्सनल नहीं रहते, सब संयुक्त होकर के रहते हैं। ठीक है, पर्सनल कोई मतलब नहीं है। सामान्य संपत्तियां होती है ना आराम से। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब बनेगा।
मिलजुल कर होते हैं, पर्सनली कोई नहीं। तो संयुक्त परिवार में व्यक्तिवादित्व की भावना नहीं होती। संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक ही निवास स्थान में रहते हैं, एक ही रसोई में बना हुआ भोजन करते हैं, जिनकी सामान्य संपत्ति होती है, जो सामान्य पूजा में भाग लेते हैं तथा किसी न किसी रक्त संबंध द्वारा आपस में बंधे रहते हैं। सामाजिक शोध विधि का संबंध जो पाया जाता है वह सामाजिक घटनाक्रम, मानव व्यवहार, सामाजिक जीवन की विभिन्न पक्ष। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक शोध विधि की विशेषता नहीं है। यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा सांख्यिकी विश्लेषण की कमी। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक शोध विधि के विषय में क्षेत्रों में कौन सा शामिल नहीं होता है। सामाजिक शोध विधि की विषय, तो सामाजिक शोध विधि के विषय क्षेत्रों में जो शामिल नहीं होगा वह होगा भूमि वितरण। ग्रामीण विकास एवं सामाजिक शोध के विषय क्षेत्र में भूमि वितरण शामिल नहीं होता। इसके विषय क्षेत्र या अध्ययन क्षेत्र में ग्रामीण समुदाय का अध्ययन, सामाजिक व्यवहार, ग्रामीण समुदाय का अध्ययन हो गया, सामूहिक व्यवहार है, सामूहिक संघर्ष होता है, व्यवस्थापन संबंध अध्ययन, सामाजिक एवं ग्रामीण समस्याएं, पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन साथ शामिल होता है। सामाजिक शोध विधि का व्यावहारिक जो उद्देश्य वह कौन सा है। तो व्यावहारिक जो उद्देश्य होता है सामाजिक शोध विधि का वो होता है समस्या का समाधान, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक विघटन निराकरण। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब बनेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 50 नंबर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक शोध विधि की क्या है, समस्या है। अच्छा, समस्या नहीं है पूछा जा रहा है। तो निदर्शन चयन की समस्या का होना सामाजिक शोध विधि की समस्या है। सामाजिक विघटन का निराकरण, तो निराकरण करना जो होता है वो सामाजिक शोध विधि का उद्देश्य होता है। तो आप ये नहीं होगा आपका वस्तुनिष्ठता का अभाव होना, सही माप का अभाव होना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक सर्वेक्षण शोध के उद्देश्य है। सामाजिक सर्वेक्षण शोध का उद्देश्य सामाजिक घटना का वर्णन, कार्य कारण संबंध की खोज, रचनात्मक कार्य। ऑप्शन डी सही जवाब बनेगा। सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का प्रमुख गुण कौन सा नहीं है। इसका प्रमुख गुण जो है वस्तुनिष्ठता का, वैज्ञानिक परिदृश्य है, गुणात्मक सूचनाएं है, समस्या का चुनाव न होना। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब बन जाएगा। समस्या का चुनाव सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का गुण नहीं बल्कि यह क्या है, सर्वेक्षण का चरण है। सामाजिक सर्वेक्षण के प्रमुख गुणों में परिणात्मक सूचनाएं हैं, गुणात्मक सूचनाएं, वैज्ञानिक परिशुद्धता है, वस्तुनिष्ठता है, उपकल्पना का निर्माण एवं परीक्षण करना आदि पाए जाते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति के प्रमुख दोष क्या है, लिमिटेशंस क्या है। तो वास्तविक सूचनाएं हैं, निर्देशन त्रुटि का होना, अमूर्त घटनाओं का अध्ययन। आप कहोगे उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न है ऐतिहासिक अनुसंधान विधि। ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का संबंध जो पाया जाता है भूतकाल के शोध से, वर्तमान या भविष्य शोध या अमूर्त शोध से। ऑप्शन यहाँ पर आपका ई सही जवाब बनेगा, भूतकाल की शोध से। ऐतिहासिक अनुसंधान, ऐतिहासिक भूतकाल। ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का संबंध भूतकाल के शोध से संबंधित पाया जाता है या भविष्य को समझने के लिए भूतकाल का विश्लेषण करता है। इस विधि का प्रमुख उद्देश्य अतीत, वर्तमान और भविष्य के समय मध्य जो है संबंध स्थापित कर वैज्ञानिकों की जिज्ञासा को क्या है, शांत करना होता है। इस प्रकार यह ऐतिहासिक समस्याओं का वैज्ञानिक विश्लेषण करता है। ऐतिहासिक अनुसंधान विधि के अध्ययन क्षेत्र में शामिल जो पाया जाता है संस्थाओं का कार्य, संवैधानिक विचारों व्यवस्था का विकास, मनोवैज्ञानिक विचारों का विकास। यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा सभी की सभी ऑप्शन डी। वैज्ञानिक पद्धति का सामाजिक जो शोध कार्य है वह किस पर आधारित नहीं होता है। परीक्षण होना चाहिए, तार्किकता होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए, चिंतन कोई बात नहीं होगी। ऑप्शन यहाँ पर आपका ही सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक शोध पद्धति की विशेषता नहीं है। तो सत्यापनशीलता है, तार्किकता है, निश्चितता होनी चाहिए, लेकिन भावनात्मक इमोशनल की कोई बात नहीं। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है। सामाजिक समस्याओं के शोध कार्य में वैज्ञानिक पद्धति के तहत
अपनाए जाने वाले प्रमुख चरण में कौन शामिल नहीं पाया जाता है? शामिल नहीं पाया जाता है किसमें? सामाजिक समस्याओं के शोध कार्य में। वैज्ञानिक पद्धति के तहत अपनाए जाने वाले प्रमुख चरण में कौन शामिल नहीं पाया जाता है? तो समस्या का चुनाव करना, चरों का चयन करना है, सामग्री संकलन करना, सार्वभौमिक सिद्धांत स्थापित करना। यह जो है प्रमुख उद्देश्य होना था। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक जो शोध कार्य है इसमें तुलनात्मक विधि के तहत निम्नलिखित में से किस का अध्ययन किया जाता है? तो सामाजिक शोध कार्य में रीति रिवाजें हैं, सामाजिक परिवर्तन हो गया, विशिष्ट सामाजिक घटना है, सभी की सभी बातें। ऑप्शन डी सही जवाब बन जाएगा। निम्न में से कौन निदर्शन पद्धति की प्रमुख विशेषताएं हैं? निदर्शन पद्धति प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन है, निर्वाचित इकाइयों का बृहद अध्ययन, सूचनाओं का परीक्षण। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। तो जब किसी समाज के समूह का अध्ययन करने के लिए कुछ इकाइयों का चयन किया जाता है जिसमें समाज के गुणों का प्रतिनिधित्व होता है तो क्या कहलाता है? निदर्शन। निम्नलिखित में से कौन निदर्शन शोध पद्धति के गुण नहीं है? यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा विशेष ज्ञान की आवश्यकता। निम्न में से कौन अनुसूची की विशेषता नहीं है? अनुसूची की विशेषता सीमित आकार का होना, प्रत्यक्ष संपर्क का करना है, प्रश्नों क्रॉस प्रश्नों की व्यवस्था, ये सभी अनुसूची की विशेषता जो है लेकिन यहाँ पर जो बताया जा रहा नहीं है। तो आंकड़ों का संकलन, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब बनेगा। आंकड़ों का संकलन अनुसूची की विशेषता नहीं बल्कि इसका क्या है? उद्देश्य है। अनुसूची की प्रमुख विशेषताएं प्रश्नों का उचित क्रम, सीमित आकार, प्रत्यक्ष संपर्क, सरल एवं स्पष्ट प्रश्न पूछना, सही संदेश वाहक, क्रॉस प्रश्नों की व्यवस्था, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रविधि आदि। अवलोकन को वैज्ञानिक विधि की कौन सी विधि कहा जाता है? अवलोकन को, तो जो अवलोकन है इसको वैज्ञानिक विधि की जो है शास्त्रीय विधि कहा जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका कि अवलोकन पद्धति की प्रमुख समस्याएं या लिमिटेशन जो दोष हैं वो क्या हैं? तो विश्वसनीयता का अभाव होता है, सीमित क्षेत्र अध्ययन होता है, संख्यात्मक पद्धति का प्रयोग कठिन होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन साक्षात्कार के उद्देश्यों का भाग नहीं है? तो उपकल्पना का निर्माण, प्राथमिक तथ्यों का संकलन, पुनरीक्षण, लचीलापन दिया है। यही ऑप्शन है आपका डी सही जवाब बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन साक्षात्कार के प्रमुख दोष हैं? साक्षात्कार तो खर्चीली विधि है, उपरोक्ता में कमी होता, मौखिक उत्तर पर विश्वास हो। तो ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब बनेगा। निम्नलिखित में से कौन प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर प्रश्नावली का वर्गीकरण या प्रकार नहीं है? प्रतिबंधित प्रश्नावली है, खुली प्रश्नावली है, इसके बाद मिश्रित प्रश्नावली, संरचित प्रश्नावली दिया है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब बनेगा। तो सामाजिक सर्वेक्षण में तथ्यों के संकलन की सबसे अधिक प्रचलित विधि प्रश्नावली है। इसमें सूचना प्राप्त करने के लिए प्रश्नों की सूची प्रयोग की जाती है। प्रश्नों की प्रकृति के आधार प्रश्नावली के 4 वर्ग या प्रकार क्रमशः प्रतिबंधित प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली तथा चित्रमय प्रश्नावली है। संरचित प्रश्नावली संरचना के आधार प्रश्नावली का एक प्रकार होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रश्नावली प्रविधि का गुण नहीं है? तो सरल है, कम खर्चीली, अपूर्ण यहाँ दिया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब बन जाएगा क्योंकि गुण नहीं दोष है। निम्नलिखित में से कौन प्रश्नावली के अवगुण या दोष हैं? इसके जो दोष है प्रत्युत्तर की समस्या, सार्वभौमिक प्रश्न, संभव स्वश्लेख, सूचनाओं की अवसना आदि है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। उपयुक्त सभी इन स्पष्ट लेख, सूचनाओं की अविश्वसनीयता और प्रत्युत्तर की समस्या। अगला प्रश्न है कि अंतर्वस्तु विश्लेषण पद्धति की सर्वप्रथम शुरुआत जो है कब हुई थी? यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी, वर्ष 1926। अंतर्वस्तु विश्लेषण शोध की प्रमुख प्रविधि है। इसकी शुरुआत सबसे पहले मेलकोम बिल्ली ने वर्ष 1926 ईस्वी में किया। इसके अंतर्गत विभिन्न स्रोतों से प्राप्त गुणात्मक श्रेणी को एक श्रेणी क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। कापलान के अनुसार अंतर्वस्तु विश्लेषण एक ऐसी प्रविधि है जो एक विशेष वार्ता के अर्थ को व्यवस्थित रूप या परिमाणात्मक रूप में स्पष्ट करने का प्रयास करती है।
अंतर्वस्तु विश्लेषण का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है? तो गुणात्मक तथ्यों का मात्रात्मक रूप देना, गुणात्मक अध्ययन को वैश्विक रूप देना, संप्रेषण के प्रभावशाली साधनों का विकास करना। सभी बातें ऑप्शन डी सही जवाब है। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति में सामाजिक संबंधों के अध्ययन में आप शामिल होता है। तो क्या क्या शामिल होगा? तथ्यों का विश्लेषण होगा, सर्वांगीण अध्ययन होगा और गुणात्मक विश्लेषण। तथ्यों को विश्लेषण और गुणात्मक विश्लेषण प्लस सर्वांगीण, यानी उपरोक्त तो सभी ऑप्शन डी। वैयक्तिक अध्ययन का संबंध सामाजिक संबंध के अध्ययन से होता है, जिसमें तथ्यों का विश्लेषण, सर्वांगीण अध्ययन, गुणात्मक विश्लेषण आदि शामिल होता है। अतः वैयक्तिक अध्ययन केवल तथ्यों का संकलन ही नहीं करता, बल्कि तथ्यों की संग्रह, संगठन एवं विश्लेषण की पद्धति है, जिससे समाज के सभी पक्षों का अध्ययन आसान होता है। अगला प्रश्न है कि किसी एक सामाजिक इकाई, चाहे वह व्यक्ति हो या परिवार या संस्था या समुदाय, उनके जीवन की अन्वेषण एवं विवेचन करने की जो पद्धति है क्या कहलाती है? ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा, वैयक्तिक अध्ययन। तो जब किसी व्यक्ति, संस्था अथवा समूह के जीवन का अध्ययन किया जाता है तो ऐसी अन्वेषण या विवेचन करने वाली पद्धति को वैयक्तिक अध्ययन कहा जाता है। यह प्राचीन पद्धति है। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का व्यवस्थित रूप में सबसे पहले प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। लेडले ने इस पद्धति से पारिवारिक आय व्यय का विस्तृत अध्ययन भी किया था। निम्नलिखित में से कौन वैयक्तिक अध्ययन का प्रमुख गुण नहीं है? तो इसके प्रमुख गुण हैं गहन अध्ययन है, सामग्री की संपूर्णता है, मनोवृत्तियों का अध्ययन है, लेकिन पक्षपात की भावना इसके प्रमुख गुण नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब बन जाएगा। जब किसी अध्ययन में प्रत्येक इकाई का समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है तो इसको व्यक्तिगत अध्ययन कहा जाता है। इसमें गुणात्मक विश्लेषण किया जाता है, जिससे समाज की सभी पक्षों का अध्ययन सरल हो जाता है। इस अध्ययन के प्रमुख गुणों में क्रमशः अति गहन अध्ययन, इकाइयों का वर्गीकरण व विभाजन, व्यक्तिगत भावनाओं एवं मनोवृत्तियों का अध्ययन, सामग्री की संपूर्णता आदि पाया जाता है। इस प्रकार पक्षपात की भावना गुण नहीं बल्कि व्यक्तिगत अध्ययन का दोष है। निम्नलिखित में से कौन सांख्यिकी विश्लेषण की उपयोगिता एवं महत्व का स्पष्टीकरण है? सांख्यिकीय विश्लेषण पहला है तथ्यों के तुलनात्मक अध्ययन में सहायक, पूर्वानुमान में सहायक, नियोजन के क्षेत्र में सहायक। ऑप्शन डी। सांख्यिकी की उपयोगिता एवं महत्व को विभिन्न क्षेत्रों में देखा जाता है, जैसे सामाजिक या अन्य तथ्यों को संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत करना, समंकों के सरलीकरण में सहायक, राज्य प्रशासन के क्षेत्र में महत्व, विज्ञान के नियमों के सत्यापन में सहायक, नियोजन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण होना तथा सामाजिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना आदि। इस प्रकार यह महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि कौन सांख्यिकी की विशेषता को सही संदर्भित नहीं करती है? तथ्यों का सामूहिकरण, तथ्यों का संख्यात्मक प्रस्तुतिकरण, व्यवस्थित एकत्रीकरण की कमी, आंकड़ों का विशुद्ध रूप। ऑप्शन यहाँ पर जो सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी। सांख्यिकी विश्लेषण विभिन्न समस्याओं को समझने में सहायक होता है, अतः इसकी विशेषता को इस प्रकार देखा जा सकता है कि तथ्यों का समूहीकरण करना है, तथ्यों का संख्यात्मक प्रस्तुतिकरण, तुलनात्मक आधार पर प्रदान करना, आंकड़ों का विशुद्ध रूप होना तथा आंकड़ों का व्यवस्थित एकत्रीकृत करना आदि। इस प्रकार सांख्यिकी विश्लेषण कई रूपों में सहायक साबित होता है। अगला प्रश्न है कि सांख्यिकी का सामाजिक जीवन में काफ़ी महत्व, इसके बावजूद इसमें निम्न में कौन सी कमियां, लिमिटेशंस पाई जाती हैं? तो यहाँ पर आपका सही जवाब है कि केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करना होता है, दुरुपयोग होना है, सांख्यिकी परिणाम का भ्रामक होना भी होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं आगे। अनुभववाद के बारे में कौन सा सही है? तो अनुभववाद पहला दिया हुआ है कि यह एक ऐसी प्रणाली है जो पूर्व जानकारियों, अनुभव एवं प्रयोगों पर आधारित होती है। तो पूर्व जानकारियों को निरस्त करती है लेकिन अनुभव एवं प्रयोग पर आधारित होगी। तो पहला हो गया गलत। दूसरा है कि यह एक ऐसी प्रणाली है जो सभी पूर्व जानकारियों को जो है निरस्त करती है तथा अनुभव एवं प्रयोगों पर आधारित होती है।
तो जानकारियों को निरस्त किया अनुभव पूरा होगा। ऑप्शन यहाँ बी आपका सही जवाब होना है। यह एक ऐसी प्रणाली है जो पूर्व जानकारियों पर ही आधारित है। तो पूर्व जानकारियों पर क्या है, आधारित नहीं है, बल्कि उसको निरस्त करती है, साथ ही साथ अनुभव एवं प्रयोगों पर भी आधारित हो जाती है। तो ए और सी गलत हो गया, बी आपका बचा सही जवाब बनेगा। अनुभववाद एक ऐसी प्रणाली है जो सभी पूर्व जानकारियों को निरस्त करती तथा अनुभव एवं प्रयोगों पर आधारित होती है। बेकन को पहला अनुभववादी माना जाता है। इनको आगमन विधि पर बल देने, विचारों की पुष्टि के लिए प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण का उपयोग करने तथा प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित सिद्धांत बनाने के लिए पर्यवेक्षित तथ्यों को एक साथ जोड़ने के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है अनुभवजन्य शोध या अनुसंधान जो है, इसके बारे में आपको बताना कौन सा सही नहीं अर्थात गलत कौन सा है। पहला दिया है अनुभवजन्य शोध अनुसंधान के बारे में कि इसमें तथ्यों द्वारा तर्कों के आधार पर निर्धारित सच्चाई शामिल होती है, बिल्कुल सही है। इसका लक्ष्य प्रयोगों, पर्यवेक्षण तथा तर्क पर आधारित प्रक्रियाओं द्वारा तथ्यों के व्यवस्थित परस्पर संबंधों का निर्धारण करना होता है, यह भी सही है। यह ठोस अवैयक्तिक होना था, यहाँ पर प्रक्रिया को बढ़ावा देगा, तो इसलिए सी हो गया गलत। यह एक ऐसी विधि है जिसमें अन्वेषण व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ढंग से आगे बढ़ता है, तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। सी यहाँ पर गलत है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा। अनुभवजन्य अनुसंधान शोध में तथ्यों द्वारा तर्कों पर निर्धारित सच्चाई शामिल होती है। इसका लक्ष्य प्रयोगों, परिवेक्षणों तथा तर्क पर आधारित प्रक्रियाओं द्वारा तथ्यों के विषय व्यवस्थित परस्पर संबंधों को निर्धारण करना होता है। यह ठोस अवैयक्तिक प्रक्रिया न कि व्यक्तिकरण को बढ़ावा देती है, जो तर्क की मांग और उद्देश्य प्रक्रिया पर आधारित है। यह एक ऐसी विधि है जिसमें अन्वेषण व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ढंग से आगे बढ़ता है। अगला प्रश्न है कि यह कथन किसका है, कौन सा कथन, कि तुलनात्मक पद्धति या विश्लेषण का तात्पर्य केवल कुछ सामाजिक घटनाओं के बीच तुलना करना ही नहीं होता, बल्कि तुलना के माध्यम से उसकी व्याख्या भी करनी होती है। यह जो कथन है ना, वो है गिन्सबर्ग का। ऑप्शन यहाँ पर ई सही जवाब होगा। तो तुलनात्मक पद्धति के संबंध में दिया गया प्रमुख कथन गिन्सबर्ग का है। तुलना पद्धति एक ऐसी पद्धति है जो विभिन्न सामाजिक तथ्यों की तुलना करने के साथ ही व्याख्या एवं विश्लेषण भी करती है। वहीं पर रेडक्लिफ ब्राउन मानते हैं इनके अनुसार कि तुलनात्मक पद्धति के माध्यम से विश्लेषण करके विशिष्ट से सामान्य तक पहुंचा जाता है। निम्नलिखित में से कौन अनुसूची का प्रकार नहीं है, तो प्रलेख अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची, साक्षात्कार अनुसूची, लेकिन जो जातीय अनुसूची है या नहीं, ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब होगा। जातीय अनुसूची का कोई प्रकार नहीं है। अनुसूचियों को विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। सामान्य रूप से सामाजिक अनुसंधान में अनुसूची के प्रमुख प्रकार क्रमशः अवलोकन अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची, साक्षात्कार अनुसूची, प्रलेख अनुसूची तथा संस्था सर्वेक्षण अनुसूची पाए जाते हैं। पीवी यंग ने अनुसूची के 4 प्रकार बताए: अवलोकन अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची, प्रलेख अनुसूची तथा संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। निम्नलिखित में से कौन अनुसूची का प्रमुख नहीं है? प्रमुख उद्देश्य नहीं है। सीमित क्षेत्र का जो अध्ययन है यह प्रमुख उद्देश्य नहीं होगा, बल्कि लिमिटेशन है, दोष है। बाकी वास्तविक सूचनाओं की जानकारी, अवलोकन की शक्ति का विकास, अनावश्यक सूचनाओं से बचाव, ये सभी उद्देश्य हैं। ऑप्शन यहाँ पर ही सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन अवलोकन की प्रमुख विशेषताएं हैं? यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रत्यक्ष एवं सूक्ष्म अध्ययन, विश्लेषणीय सूचना, सामूहिक व्यवहार का अध्ययन आदि। आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न 86 नंबर है और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन अवलोकन का प्रमुख प्रकार नहीं है। तो सहभागी क्षेत्र व्यवस्थित हो गए, लेकिन जो सहभागी उपकल्पना है, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। उपकल्पना का जो निर्माण करना है वो अवलोकन का प्रकार नहीं है, बल्कि यह विशेषता होती है। अवलोकन के प्रमुख प्रकार जैसे कि क्षेत्र अवलोकन, व्यवस्थित अवलोकन, सहभागी अवलोकन, नियंत्रित अवलोकन, अनियंत्रित अवलोकन आदि। इसके अतिरिक्त भी सामूहिक अवलोकन, अर्ध सहभागी अवलोकन आदि प्रमुख प्रकार होते हैं। तो यह 86 प्रश्नों के साथ आपका जो चैप्टर नंबर 4 रहा है, ग्रामीण शोध प्रणालियों से संबंधित प्रश्नों की जो श्रृंखला रही, यहीं पर आपकी कंप्लीट हो जाती है।
दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली ऐसी ही वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।